नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने समुच्चय के कुछ प्रश्नों को देखा था। आज उसी क्रम में अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, हमने प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न क्रमांक 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी है प्रश्न क्रमांक 5वें और 6ठे की। क्योंकि यह प्रश्न वेन आरेख से संबंधित है तो वेन आरेख को पहले हमें समझना पड़ेगा। हालांकि आप अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें वेन आरेख को मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। देखिएगा, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख वास्तविकता में एक आयताकार संरचना में कुछ वृत्तों को यहाँ पर रखा जाता है और यह वृत्त इसमें समुच्चय की भांति काम करते हैं। मान लीजिए अपने पास ये आयताकार है, तो आयताकार जो ये बक्सा है यह निरूपित करता है किसको? सार्वत्रिक समुच्चय को। किसको निरूपित करता है? सार्वत्रिक समुच्चय को, जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसलिए इसको यू जो अक्षर है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगर मैं बात करूँ, यह अपने पास समुच्चय ए है और यह वाला जो समुच्चय है वो क्या है? बी है। ठीक है, तो इसके कुछ अलग अलग पोर्शन होते हैं। मैं उस अलग अलग पोर्शन को अलग अलग कलर से आपको बता देता हूँ। ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं ए माइनस का बी, है ना। जो अभी हमने माइनस वाले क्वेश्चंस किए थे वो ए माइनस का बी, ये सेम टू सेम यही है। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है बी माइनस का है। ठीक है, और मध्य वाले भाग की बात करूं, ठीक है, तो मध्य वाला जो भाग होगा ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और सभी को अगर मिला दिया जाए, देखो भाई, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इनको सम्मिलित रूप से जो है वो बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं ए यूनियन बी के बराबर। बात समझ में आ रही है सभी को ना। तो इस तरीके से हमने इस समुच्चय को वेन डायग्राम के माध्यम से समझा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यहाँ पर इन निम्नलिखित में से प्रत्येक को वेन डायग्राम में हमें क्या करना है? निरूपित करना है। तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं और इनको निरूपित करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले यहां से देखिएगा, जो हमें दे रखा है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं साइड में करके। ठीक है, देखिए हमें क्या दे रखा है। सबसे पहले है हमारा ए यूनियन बी का डैश, है ना। पांचवे का पहला भाग, पांचवे का पहला भाग क्या दे रखा हमें? हमें दे रखा है ए यूनियन बी का होल डैश, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ए यूनियन बी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी बनाएंगे, है ना। ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास ए है और ये बी है। जैसे मैं दोनों का यूनियन करूंगा हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं कि ये क्या है? ए यूनियन बी है और ये यूनिवर्सल सेट है। इसे मैं ए दे देता हूं और ये अपने पास क्या है? बी है। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर लेके आना है वो ए यूनियन बी का क्या लेके आना है? डैश लेके आना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो क्या होगा? ए यूनियन बी के अलावा, अलावा मतलब इस छायांकित क्षेत्र के जो अलावा है वही हमारा आंसर है। तो इसके अलावा हमारे पास कौन सा भाग है? इसके अलावा हमारे पास ये वाला भाग है। अरे बात समझ में आ रही कि ना रही? ऊपर जो डायग्राम लिखा हुआ है वह ए यूनियन बी का है और ए यूनियन बी के डैश का मतलब है कि ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में, तो ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में हमें यही प्राप्त होगा। ठीक है जी, चलिए अगला हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें बनाना है। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम बनाते हैं। देखिएगा कैसे, यहां से इसको साइड में कर लेते हैं या इधर ले आते हैं। चलिए, ठीक है, हमें अगला बनाना है दूसरा पार्ट। ये हमारा क्या? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये हमें बनाना है वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, यहां से ए बना लेते हैं। ठीक है, ओके, ये अपने पास क्या है? ए। यहां से हम क्या बना लेते हैं? बी बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? बी है। ठीक है, अब यहां से ये मैं बना रहा हूं क्या? ए डैश। ये क्या बना रहा हूं? ए डैश। ए डैश का मतलब है ए के अलावा। ए के अलावा मतलब सबसे पहले ये तो आपके पास क्या है? ए है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बी है। ठीक है, ए डैश का मतलब है ए के अलावा। ए के अलावा ये रहा मामला। ठीक है,
ए के अलावा हमारे पास मामला ये रहा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। और दूसरा वाला हमारे पास यहाँ से बी डैश, ये मैं बना रहा हूँ क्या, बी डैश। बी डैश का मतलब होगा बी के अलावा, ठीक है। बी के अलावा मतलब बी के अलावा ये वाला मामला। अब देखिएगा, हमें ए डैश का इंटरसेक्शन करना है किससे, बी डैश से। मतलब ए और बी में जो उभयनिष्ठ है, ए और बी में उभयनिष्ठ क्या है, ए का मध्य वाला भाग और ये जो बी वाला भाग है, इसको छोड़ करके जो बाकी दोनों बचे शेष भाग हैं वही तो क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो हमारे पास जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा वो क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। देखिएगा, ये यहां पर ए आएगा, ये यहां पर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अब इन दोनों के डैश का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों को छोड़ करके शेष जो भाग बाकी रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। मतलब ये वाला जो भाग है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है भाई, ये बात सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर से देखिएगा, ये अपने पास ए डैश है, ये अपने पास बी डैश है। ए डैश का इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी डैश से, मतलब ये लाल वाले भाग का इस लाल वाले भाग से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इन दोनों को छोड़कर शेष बचा वाला भाग ही तो अपना क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक है भाई। अब थोड़ा गौर से देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का डैश है ना, दोनों गौर से देखो भाई, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूं। देखिएगा, दोनों को देखो भाई, एक ये डायग्राम देखो और एक ये वाला डायग्राम देखो, दोनों सेम दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे। और डी मॉर्गन थ्योरम यही तो बोलता है कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। चलिए भाई, बढ़िया बात है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगला जो पोर्शन है वो क्या है उसको देख लेते हैं। अगला बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना ना, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना है। तो मैं यहां पे बना देता हूं, इसको हटा देते हैं, इसको, ये हट गया, ठीक है। हमें क्या बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनाना है, डैश बनाना है, ठीक है। इसका तीसरा भाग, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बनाना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी तो बनाए, ये ए बना देते हैं, ये बी बना देते हैं, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों का उभयनिष्ठ भाग ये वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस ए इंटरसेक्शन बी का क्या बनाना है, डैश बनाना है। इसका मतलब इसके अलावा जो कोई भी भाग है, इसके अलावा जो कोई भाग है, इसका मतलब क्या आएगा, ये ए और बी है ना। इसके अलावा का मतलब है इसको छोड़ करके जो शेष भाग होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। छोड़ करके शेष भाग मतलब ये पूरा पूरा भाग, इसको छोड़ करके ना, इस पोर्शन को छोड़ देना है, ये लो भाई, है ना, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अरे बात समझ में आ रही कि ना रही, इस पोर्शन को छोड़ देना है, इस पोर्शन के अलावा जो कोई भी अपना भाग आएगा वह अपना क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है बात सभी को। चलिए, अब हमें ज्ञात करना है ए डैश यूनियन बी डैश का मान, है ना, ए डैश यूनियन बी डैश का मान। तो देखते हैं यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश का मान मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ए डैश यूनियन बी डैश का मान। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं। ए डैश से पहले हम क्या करेंगे, ए ज्ञात करेंगे। ये भाई अपने पास ए और ये हमारे पास क्या है, बी, ठीक है जी। इसको मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये अपने पास क्या है, बी है ना। चलिए, अब ए डैश का यूनियन करना है बी डैश से, है ना। ए डैश का यूनियन करना है बी डैश से। तो सबसे पहले ए डैश तो ज्ञात करो, ये अपने पास ए है और ये अपने पास क्या है, बी है, ठीक है। अब ए डैश ज्ञात करना है तो ए के अलावा मतलब ये वाला पोर्शन, ए के अलावा वाला भाग, ठीक है। और बी डैश का मतलब है बी के अलावा, बी के अलावा मतलब ये वाला भाग, ठीक है। अब इन दोनों का हमें यूनियन करना, यूनियन करना मतलब ए और बी के जो अलावा वाला भाग है, ठीक है। ए डैश और बी डैश का यूनियन का मतलब है कि ए और बी में जो उभयनिष्ठ जो यूनियन भाग है, मतलब जो सर्वनिष्ठ भाग है, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है।
जो सर्वनिष्ठ भाग है वो हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज देखिएगा, यहां से ये हमने ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, ठीक है जी। ये हमने ए ले लिया और बी ले लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसे हमें देखिएगा, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये अपने पास ए डैश है और ये जो पोर्शन है ये अपने पास क्या है, बी डैश है ना। अब इन दोनों का हमें यूनियन लेना है, तो यूनियन लेना है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसका यूनियन लूंगा, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि यह हमारे पास आएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मतलब इन दोनों में यूनियन जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इन दोनों में जो यूनियन आएगा वो ये वाला भाग, देखो भाई क्लियर है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू ए डैश यूनियन बी डैश का मान आएगा, ठीक है। ए डैश का मतलब ए के अलावा जो भाग है, बी डैश का मतलब बी के अलावा जो भाग है। तो जैसे ही मैं इनका क्या करूंगा, यूनियन करूंगा, तो ए और बी के अलावा, तो ए और बी तो अपने पास कौन सा है, बीच वाला भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, ए और बी, ए और बी के अलावा, ए और बी के अलावा शेष अपना जो भाग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। और इससे भी हम डी मॉर्गन थ्योरम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो पोर्शन है वो हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। क्या हमें बोला गया है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर एक त्रिभुज ले लिया ABC, है ना। हमें ये बोला गया है कि A जो है वह समुच्चय किसका है, कि जिनमें ABC में कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। मतलब ये कोण 60 डिग्री है, ठीक है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं कितना, 61 डिग्री ले लेता हूं, ये कितना हो जाएगा, 59 डिग्री हो जाएगा। और कम से कम एक कोण का मान 60 डिग्री से भिन्न है, तो इसमें तो दोनों कोण भिन्न है, तीनों कोण भी भिन्न हो सकते हैं। तीनों कोण भिन्न कैसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये मैंने ले लिया 70 डिग्री, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, और ये मैं ले लेता हूं कितना, 40 डिग्री, क्लियर है। एक तीसरा केस ले लेते हैं, तीसरा केस ABC में, इसमें एक कम से कम एक 60 है, उसमें एक भी 60 नहीं है, ठीक है जी। और यहां पर मुझे बोला गया है कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो यहां तो तीनों कोण 60 डिग्री से भिन्न है, यहां पर एक कोण 60, यहां पर दो कोण 60 डिग्री से भिन्न है, दिखाई दे रहा है, दो कोण 60 डिग्री से भिन्न है। और अगर मैं बोलूं एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक में यह दोनों केस आएंगे जो कि 60 डिग्री से भिन्न है। इसका मतलब अगर हमें इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा तीनों कोण जो होंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। अगर तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, तो इसके अलावा जितने भी त्रिभुज आएंगे उनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर तीनों कोण यहां पर 60 डिग्री के हो गए तो यह समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा जितने भी आपकी केस होते हैं उनमें कम से कम एक कोण तो 60 डिग्री से भिन्न होता है। तो हम बोल सकते हैं ए डैश क्या होगा, तो ए डैश जो होगा वह क्या होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्लियर है भाई सभी को, है ना। फिर से देख लेना, इस क्वेश्चन में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कैसे रहता है, मुझे बोला गया है कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है जो कि सभी त्रिभुजों को निरूपित करता है। अब बोला गया है कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो मैं मान लेता हूं कि तीनों कोण 60 डिग्री है, तो इसके अलावा जितने भी केसेस आएंगे उनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से कम होगा, ए 60 डिग्री से भिन्न होगा। तो इसका मतलब कि इसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे ए होंगे, तो यह ए का पूरक हो जाएगा। तो इससे हम बोल सकते हैं ए डैश के बराबर। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपकी समझ में आ गया होगा, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमें
निम्नलिखित कथनों को सत्य है बनाने के लिए निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। 7वें का पहला भाग हमें बोला गया ए यूनियन ए का डैश यूनिवर्सल सेट यू होता है। ठीक है, दूसरा फाई डैश इंटरसेक्शन ए। देखिए फाई डैश का मतलब ही अपने आप में यू होता है, मैंने बताया था आपको, और इंटरसेक्शन करेंगे ए से तो यू का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो ए ही आएगा। ये भी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। तीसरा भाग ए का इंटरसेक्शन करते हैं ए डैश से, ए का इंटरसेक्शन करोगे ए डैश से तो फाई आएगा। फिर चौथा भाग हमें दे रखा है यू डैश इंटरसेक्शन कितना ए। यू डैश का मतलब फाई होता है, फाई का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, फाई आएगा, है ना। फाई का इंटरसेक्शन ए से करोगे तो आंसर कितना आएगा, फाई आएगा, है ना। देखो भाई यहां से आंसर फाई, फाई और ए में उभयनिष्ठ क्या होगा भाई, फाई होगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास कुछ सवाल है, उन सवालों को भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारी प्रश्नावली 1.6। ठीक है, 1.6 देखते हैं, फिर उसके बाद में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को भी हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले 1.6 प्रश्नावली देखेंगे। चलिए 1.6 में हमें क्या क्या दे रखा है हम देखते हैं। इस 1.6 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था। ठीक है, वेन डायग्राम की सहायता से। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला। ए यूनियन बी का जो मान होता है, इसके आगे मैं एन लगाता हूं। एन का मतलब होता है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस का एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है जी, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल 4 संख्याएं हैं या 4 यहाँ पर हमारे पास वस्तुएं हैं। इन चारों में से किन्हीं 3 का मान हमें ज्ञात होगा, एक अज्ञात राशि का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक पहला देखते हैं 1.6 का। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि हमें n ऑफ x का मान, अब a और b की जगह n ऑफ x, x y z कुछ भी आ सकता है, n ऑफ y का मान ये हमें दे रखा है किसके बराबर, 23 के बराबर। ठीक है, और n ऑफ x यूनियन y का मान हमें दे रखा है किसके बराबर, 38 के बराबर। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, देखो इस फॉर्मूला को, है ना, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर x और y में दे रखा है तो x और y में लेना है। n ऑफ x यूनियन y बराबर n ऑफ x प्लस का n ऑफ y माइनस का n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब ध्यान से देखो कौन कौन से मान दे रखे हैं। यूनियन वाला दे रखा है, x वाला दे रखा है, y वाला दे रखा है, इंटरसेक्शन वाला ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो हम दिए गए प्रश्न में सभी के मान रख देते हैं। ये अपने पास आएगा 38 के बराबर, ये आएगा 17 के बराबर, और ये आएगा 23 के बराबर, और माइनस इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनमें जोड़ देंगे। 17 प्लस 23 कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे है ना, 7 3 10 1 40 है ना, 40 माइनस का 40 से मिलेगा 20 30 और 40, और ये आपके पास n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये किसके बराबर, 38 के बराबर। अब हम मान ज्ञात करेंगे n ऑफ x इंटरसेक्शन y का, तो ये हमें प्राप्त होगा किसके बराबर, 40 माइनस 38 मतलब 2 के बराबर। बात समझ में आ रही है भाई सभी को, है ना, क्लियर है भाई सभी को। तो पहला वाला प्रश्न जो है वो हमने यहाँ से कर दिया है, और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, और आसान तरीके से इसको हमने हल भी कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे की। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक दूसरा इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, देखिएगा, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ना, ताकि ये हमारे पृष्ठ पे यहाँ पे पड़ा भी रहे। ठीक है, चलिए इसको छोटा करके साइड में ले जाते हैं। ठीक है, चलो भाई अब अगला क्या है अपने पास, प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरे में हमें यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18 अवयव है, तो n ऑफ x यूनियन y ये हमें दे रखा है किसके बराबर, 18 के बराबर। ठीक है, फिर बोला गया है x में 8 अवयव है, तो n ऑफ x का मान किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, और y में 15 अवयव है, तो n ऑफ y का मान किसके बराबर है, 15 के बराबर है। चलो, तो
एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे भाई, वो का वही सवाल रिपीटेड है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला एक्स ऑफ एन ऑफ एक्स यूनियन वाई का मान एन ऑफ एक्स प्लस का एन ऑफ वाई माइनस का एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, सभी के मान रख देते हैं। यूनियन का मान 18 दे रखा है, इसका मान 8 दे रखा है, इसका मान 15 दे रखा है, ठीक है। और माइनस का हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। अरे बात समझ में आ रही कि ना रही, 8 5 13 ये 23 आ जाएगा और माइनस का 18 आ जाएगा बराबर एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको यहाँ लेके गए, उसको वहाँ लेके गए, 23 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिए भाई, ये वाला मामला भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसको भी हम कर देते हैं साइड में, चलो भाई साइड में आ जाओ। चलो दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, है ना। 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हमें भाषा के रूप में जाना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, हम मान लेते हैं यहां पर H, प्रश्न क्रमांक तीसरा, H का मतलब है हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, है ना, बोलने वाले व्यक्ति, है ना। Y या फिर हम मान लेते हैं क्या, E, है ना। E क्या, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, अंग्रेजी जैसा आप भाषा बोल रही वैसा हमें लिखना है, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, है ना। चलिए अब हमें क्या बोला गया है, टोटल हमें 400 दे रखा है, मतलब एन ऑफ यूनिवर्सल सेट का जो मान है वो किसके बराबर है, 400 के बराबर। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250 है, ठीक है। और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं भाई, 200 है। चलिए भाई बढ़िया बात है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही बोल सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि हमें यहां पर मान दिया हुआ ये किसका, ये मान दिया हुआ है हमें एन ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश का मान दे रखा, ठीक है जी। टोटल 400 है, 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो क्या पागल बनाने वाला सवाल है, 250 और 200 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएंगे और इसमें दही 450 रहे, तो 450 लोग कैसे बोल सकते। अरे भाई साहब ध्यान दो, इसमें कुछ ऐसे अवयव भी होंगे, जो ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही कि ना रही, ठीक है। मतलब 250 हिंदी बोलने वाले, 200 अंग्रेजी बोलने वाले, तो ऐसे भी तो होंगे 250 में ऐसे भी होंगे जो अंग्रेजी भी बोलते हैं, भले ही हिंदी वाले। और इंग्लिश, एन ऑफ इंग्लिश का मतलब 200 में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो हिंदी भी जानते हैं, ठीक है जी। तो यह सम्मिलित रूप से है ना। अब देखिएगा हमें फॉर्मूला पता होता है एन ऑफ एच यूनियन ई का, ये होता है एन ऑफ एच प्लस का एन ऑफ ई माइनस का एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है जी। मान रख देते हैं, ये 400 बराबर 250 प्लस का 200 और इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो भाषा में आए तो घबराने वाली जरूरत बात नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, ये अपने पास 450 आएगा, ये बराबर एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई माइनस का कितना 400, तो 450 में से 400 जाएगा तो 50, मतलब 50 ऐसे लोग हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही बोल सकते हैं। यही हमें पूछा गया था, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाएं जानते हैं या बोल सकते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न क्रमांक करते हैं चौथा, है ना। चौथा करते हैं, इसको करते हैं साइड में, है ना। चलो भाई इसको करते हैं साइड में। ये आ जाओ भाई, है ना, एक एक करके जमा होते जाओ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट में चौथा सवाल। चौथा प्रश्न क्या है, यदि S और T दो ऐसे समुच्चय हैं कि S में 21, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हैं, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे, ये हमें ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इससे मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। पांचवा देखिए,
यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि अब ये भी आपका बहुत आसान है, x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं तो y में कितने अवयव होंगे, ये भी आपको घर पे करना है। छठा सवाल मैं करवा देता हूँ, ठीक है, छठा प्रश्न मैं करवा देता हूँ। छठे प्रश्न में बोला गया है 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 लोग कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ तो पसंद करता है, मतलब या तो चाय पसंद करता है या कॉफी। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी और चाय दोनों को ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, चाय को टी बोलते हैं और कॉफी को कॉफी मतलब सी से लिखता हूं, तो टी मतलब चाय पसंद करने वाले व्यक्ति, चाय पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है। और यहां पे सी कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति, कॉफी पसंद करने वाले व्यक्ति, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बार बच्चे क्या करते हैं, टी का मतलब चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या नहीं है, यह चाय पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। संख्या तो हमें n ऑफ टी से मिलेगा भाई साहब, और संख्या तो हमें n ऑफ सी से मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो अगर आप टी को चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे तो n ऑफ टी को क्या लिखेंगे, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, है ना। ये तो इलॉजिकल है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, वाले व्यक्ति तक ही लिखना है, संख्या नहीं लिखना। अगर कोई ऐसा बताता है, लिखवाता है तो वो सही नहीं है ना, ध्यान दीजिए। चलिए, ये अपने पास कॉफी वाले तो 37 हैं और चाय वाले जो हैं वो 52 है ना। और कुल मतलब टी यूनियन कॉफी, है ना, ये अपने को बोला गया 70, ठीक है। अब हमें यहां से चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं ये ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या बड़ी बात है यार, टी यूनियन सी बराबर एन ऑफ टी प्लस का एन ऑफ ई टी है, एन ऑफ टी प्लस का एन ऑफ सी माइनस का एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। चलिए पक्षांतरण करके मान ज्ञात कर लेते हैं। ये अपने पास 70 आ जाएगा, ये 37 है, ठीक है। टी वाला जो है वो 52 है और वो 37 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चेंज कर देते हैं। टी वाला कितना है भाई, 52 है और कॉफ़ी वाले 37 है, और ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करके ज्ञात करेंगे। तो ये अपने को मिलेगा 7 2 9 और 5 और 3 8, ये माइनस का कितना आ जाएगा 70 और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, है ना। 7 2 9 5 3 8 और 70 माइनस हो जाएगा, ये अपने पास 9 आएगा और 1 आएगा। तो एन ऑफ जो टी और कॉफ़ी दोनों ही पसंद करते हैं उनकी संख्या किसके बराबर आ जाएगी, 19 के बराबर आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास 7वां और 8वां सवाल है ना, इसको भी देख लेते हैं। क्या है ये 7वां 8वां, पैंसठ व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो आपको उलझन भरा लग सकता है, लेकिन उलझने वाली कोई बात नहीं है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो आपको समझना है कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, है ना, और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को ही पसंद करते हैं। तो इसको अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊं तो मामला आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा कैसे। मैं यहां पर एक वृत्त बना देता हूं टेनिस का और एक बना देता हूं क्रिकेट का, ठीक है। इधर वाले को मैं लिख देता हूं क्रिकेट मतलब सी, और इधर वाले को लिख देता हूं टेनिस मतलब टी, है ना। ये कॉफी और टी वाला नहीं है ना, ये क्रिकेट और टेनिस वाला। कॉफी टी पीछे हम कर चुके हैं। 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, मतलब एन ऑफ सी का जो मतलब है वह है हमारे पास किसके बराबर, 40 के बराबर, है ना। ध्यान देना, एन ऑफ सी का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो वृत्त है यह क्रिकेट पसंद करने वाला है ना भाई, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों ही पसंद करते हैं। तो इधर वाला टेनिस वाला मामला है, दिखाई दे रहा है, इधर वाला टेनिस वाला मामला है, लेकिन क्रिकेट और टेनिस दोनों ही पसंद करते हैं वो वाला भाग तो कहाँ है, ये वाला। देखो भाई थोड़ा गौर से ना, ये जो पोर्शन है
यह क्रिकेट और टेनिस दोनों ही पसंद करने वाले व्यक्तियों का पोर्शन है। मतलब एन ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्या, क्रिकेट, ये अपने को दे रखा है 10 के बराबर। ठीक है जी, ये टोटल आपके पास 40 के बराबर है ना, ये आपके पास टोटल 40 के बराबर कंप्लीट ये, और ये बीच वाला भाग 10 के बराबर। ठीक है, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आएगा तो क्या आएगा भाई, आनंद आएगा। कैसा आएगा देखिएगा, अगर मैं बात करूं केवल इस पोर्शन की ना, देखो भाई इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये पोर्शन है अपने पास C माइनस का T, C माइनस का T मतलब केवल ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला, ये वाला जो मैं यहां पर छायांकित कर रहा हूं, केवल ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ये आधा चंद्रमा जो है, यह केवल निरूपित कर रहा है किसको, C माइनस T को। ठीक है, और उधर की मैं बात करूं, देखिएगा ये इधर वाला जो आधा चंद्रमा है, इधर वाला ध्यान देना भाई, ये जो आधा चंद्रमा है, ये आधा चंद्रमा, ये आधा चंद्रमा निरूपित कर रहा है किसको, ये निरूपित कर रहा है T माइनस के C को। ठीक है, अगर आपको कभी भी पूछा जाए केवल इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, केवल C, तो केवल C को यह आधा चंद्रमा निरूपित करेगा। और कभी भी प्रश्न में बोला जाए केवल T, तो केवल T को आपको यह आधा चंद्रमा निरूपित करेगा। बात समझ रही, और दोनों के बीच वाला पोर्शन यह T भी वाला भी है और C वाला भी है ना, बात समझ रही। अब देखिएगा, हमें यह ज्ञात करना है केवल टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब ये जो भाग है जो इसमें आएगा आंसर, वह केवल क्या आएगा, टेनिस आएगा। तो अगर मैं बोलूं केवल टेनिस है ना, आपको क्या बोला गया है, केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, है ना, तो केवल टेनिस वाला जो पोर्शन है, ये तो केवल कौन सा वाला, ये केवल कौन सा वाला, क्रिकेट वाला। ठीक है, केवल क्रिकेट वाला, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, केवल टेनिस वाला, है ना, जो कि मैंने पहले लिख दिया है ना। अब सुनिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल व्यक्ति 65 है, जिसमें से 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो ये टोटल जो है अपने पास कितना है, 40 है। तो एन ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस, ये अपने पास क्या है, 65 है ना, और एन ऑफ क्रिकेट का हमें मान दे रखा है किसके बराबर, 40 के बराबर, और एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस है ना, ये मान दे रखा है अपने पास किसके बराबर, 10 के बराबर ना। अब समझिएगा, ये टोटल 40 है, इसका मतलब अगर ये 10 इसमें से माइनस हो जाए ना, तो यहां कितने बचेंगे, 30 बचेंगे, और ये यहां कितने बचेंगे, ये तो आपको कितना दे रखा है, 10 ही दे रखा है, ये दिखाई दे रहा भाई, ये आपको 10 दे रखा है, और ये टोटल 40 है, इसमें से यहां पर 30। अब ध्यान देना, ये 30 प्लस 10 40, और टोटल कितने भाई, 65 है, टोटल कितने भाई, 65 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 65 में से अगर हम, ध्यान दीजिएगा, 65 में से अगर हम किसको माइनस करें, 40 को माइनस करें। ठीक है, तो 65 में से अगर 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 और 20 60, 60 और 5 65, तो ये कितने होंगे, 25 होंगे। ये बात समझ में आ रही। अब देखो पूरा का पूरा मामला क्लियर है, केवल क्रिकेट वाले 30, केवल टेनिस वाले 25, क्रिकेट और टेनिस वाले कितने, 10, और सभी को मिलाकर के 65। देखो 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 25 कितना, 65। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको इस प्रश्न को खोल करके बता दिया। बात समझ में आई, वो वेन डायग्राम की सहायता से। अगर पूछा जाता, यहां पर हमें पूछा क्या गया है, केवल टेनिस वाले 25 होंगे, केवल क्रिकेट वाले अगर पूछा जाता तो 30 होता, और क्रिकेट और टेनिस वाले कितने होते, 10 होते। इसमें एक चीज और भी पूछा गया, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस नहीं, टेनिस को पसंद करते हैं, मतलब 25 प्लस 10 कितना होता आंसर, 35 होता। बात समझ में आ रही।
ये पूरा का पूरा आपका टेनिस है, ये पूरा का पूरा आपका क्रिकेट है, इधर केवल क्रिकेट है और इधर केवल टेनिस है। अब आपको जो प्रश्न में पूछा जाए उसका उत्तर हम दे सकते हैं। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब इसमें हमें हल क्या करना है देखते हैं। जो हल करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, देखिएगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एन ऑफ क्रिकेट यूनियन टेनिस का मान एन ऑफ क्रिकेट प्लस एन ऑफ टेनिस माइनस का एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ठीक है। अब हमें जो मान दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, ये 65 आ जाएगा बराबर एन ऑफ क्रिकेट कितना है 40 दे रखा है, एन ऑफ टेनिस हमें यहाँ से एक बार से ज्ञात करना पड़ेगा और एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस कितना है 10। पक्षांतरण करेंगे, यहाँ से अपने को मिलेगा कितना, एन ऑफ टी का मान 40 में से यहाँ पर अगर माइनस होगा ना, कितना मिलेगा वहाँ से, देखो ये 65 प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 40, ये बराबर कितना आएगा एन ऑफ टेनिस का मान, है ना। तो एन ऑफ टेनिस कितना आएगा भाई, 65 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 25, 25 प्लस 10 कितना आएगा 35। एन ऑफ टी का मतलब है क्रिकेट टेनिस को पसंद करने वाले। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर ये होगा टेनिस को पसंद करने वाले, टेनिस को पसंद करने वाले, है ना। ये आपके पास आएगा एन ऑफ टी का मान मतलब 35। अब अगर आपको ये पूछा जा रहा है उससे पहले केवल टेनिस को पसंद करने वाले ना, केवल टेनिस को पसंद करने वाले, केवल टेनिस को पसंद करने वाले, है ना, केवल टेनिस को पसंद करने वाले, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो एन ऑफ टेनिस माइनस का क्रिकेट आएगा, है ना। अब आप देख सकते हो एन ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट मतलब एन ऑफ टेनिस माइनस का एन ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, ये आधा चंद्रमा कैसे मिलेगा, जब इस पूरे टेनिस में से ये बीच वाला पोर्शन हम माइनस करेंगे। तो पूरे टेनिस में से बीच वाला पोर्शन हमने माइनस किया तो आधा चंद्रमा मिलेगा। तो एन ऑफ टी का मान कितना है भाई, एन ऑफ टी का मान 35। जो टेनिस को पसंद करते हैं और टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं भाई, 10 हैं। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 25 आएगा। 25 ऐसे होंगे जो केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं, जिनका क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी काफी अच्छा है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिएगा, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, तो एफ में लिख लेता हूं क्या, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति। ठीक है, ये अपना प्रश्न क्रमांक 8वां है इस प्रश्नावली का, फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति। ठीक है, और स्पेनिश है तो एस है, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति। ये जरूरी नहीं कि आप एफ और एस ऐसा लो, ए और बी भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न में अच्छा दिखता है इसलिए हम ये ले लेते हैं, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति। प्रश्न में क्या बोला है, 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है, 50 है, और स्पेनिश बोलने वालों की संख्या कितनी है भाई, 20 है। ठीक है, फिर बोला जाता है और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ये 10 व्यक्ति दोनों ही बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। मतलब या तो केवल स्पेनिश बोले या केवल फ्रेंच बोले या दोनों ही बोले। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी, है ना, आगे प्रायिकता में भी ये चीज आएगी, कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब होगा एन ऑफ एफ यूनियन एस। एन ऑफ एफ यूनियन एस का मतलब, यहां से देखिएगा, ये फ्रेंच है और ये स्पेनिश है, ये फ्रेंच है और ये स्पेनिश है। ठीक है, तो कम से कम एक का मतलब है
या तो केवल फ्रेंच बोले या केवल स्पेनिश बोले या फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही बोले। इसका मतलब यह आकृति किसकी होती है? यह आकृति एन ऑफ एफ यूनियन एस की होती है। तो हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगा भैया? ये होगा अपने पास एन ऑफ एफ यूनियन एस का मान, ये आएगा एन ऑफ एफ प्लस का एन ऑफ एस और माइनस का एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। सबके मान हमारे पास पड़े हैं, तो ये आएगा भैया 50, ये आएगा अपने पास 20 और माइनस का आ जाएगा 10। तो 70 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो भाषा रूप में आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करिए। तो कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब यहाँ पे होता है, कम से कम एक भाषा बोलने का मतलब ये होता है कि या तो फ्रेंच बोले या स्पेनिश बोले या फिर दोनों ही भाषाओं का वह जानकार हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने हमारी इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें केवल और केवल विविध बची है। विविध भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इस प्रश्नावली के जस्ट पहले ना, इस प्रश्नावली के जस्ट पहले 1.6 के जस्ट पहले जो हमें यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को हमें करना है, क्योंकि काफ़ी बार आपकी परीक्षा में उदाहरण कौन से मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण हम यहाँ पर करेंगे कौन से वाले? एक तो करेंगे हम ये वाले ना, कौन से वाले? 23वां, 24वां, 25वां, 26वां और 27वां, है ना। ये उदाहरण हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ ही साथ विविध को भी खत्म कर देते। तो आज की क्लास में यहीं तक ही। ठीक है, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए ताकि आपका जो घर पे बैठ करके ऑनलाइन लर्निंग जो है वो आपकी लगातार रेगुलरली बनी रहे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।